उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, इसकी वजह से पेशेंट को क्या-क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं, रेस्पिरेटरी कंपोनेंट्स जो हैं उनकी वजह से क्या-क्या डिसऑर्डर्स हम देखते हैं, क्या इटसेल्फ ये एक डिज़ीज़ है, हम इसको कैसे एक्सरसाइज के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं। बिकॉज़ ब्रीदिंग को ठीक करने के लिए हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिसफंक्शनल ब्रीदिंग कहते किसको हैं या डिसफंक्शनल ब्रीदिंग है क्या। तो जो डिसफंक्शनल ब्रीदिंग ये है कि हमारे पास जो नॉर्मल रेस्पिरेशन चल रही होती है उसके पैटर्न में कोई डिस्टर्बेंस आ गई है और हमारी जो रेस्पिरेटरी रेट है वो अब नॉर्मल नहीं रही, या तो बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग हो रही है या बहुत ही कम ब्रीदिंग हो रही है। बहुत सारे हम पेशेंट्स देखते हैं जिनके अंदर जो ब्रीदिंग का कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ओके हाइपर वेंटिलेट हो जाते हैं और उनके अंदर जो हम सिम्टम्स देखते हैं तो उनकी नेक बहुत पेन करती है, पेल्विस पेन, और उनके जो चेस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा पेन करती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर एक वुमेन है तो उसके अंदर मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स देखने को मिलते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ डिसफंक्शनल ब्रीदिंग। डिसफंक्शनल ब्रीदिंग जो है वो इटसेल्फ कोई डिजीज़ नहीं है, ये जस्ट कोई भी ऐसा एजेंट जो कि रेस्पिरेटरी भी हो सकता है और नॉन रेस्पिरेटरी भी हो सकता है, वो हमारी ब्रीदिंग को नॉर्मल नहीं रहने दे रही है, उसमें एबनॉर्मेलिटी आना शुरू हो गई है। क्योंकि ये इटसेल्फ कोई डिजीज़ नहीं है, लेकिन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की वजह से हमारे पास हार्ट डिजीज़ देखने को मिलते हैं, बिकॉज ऑक्सीजन नहीं आ रही है बॉडी के अंदर, ऑक्सीजन जा नहीं रही, या अगर आ रही है तो बहुत ज़्यादा कंटेंट में है, तो हार्ट जो है उसके अंदर भी डिसऑर्डर्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। फंक्शनल ब्रीदिंग होती है वो हम देखते हैं कि हमारे पास जो वुमेन्स होती हैं उनके अंदर ज़्यादा सांस का मसला होता है एज़ कम्पेयर टू द मैन, और चिल्ड्रंस के अंदर भी हमारे पास ज़्यादा मसला होता है, क्योंकि हमने अक्सर देखे होंगे कि अस्थमा के पेशेंट्स हैं, और ज़्यादातर जो हमारे पास ब्रीदिंग में मसला आता है वो हाइपर वेंटिलेशन सिंड्रोम है। बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग हो गई है, बहुत तेज़ ब्रीदिंग हो गई है, ठीक है। तो इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं उनको हम कैसे ट्रीट करते हैं आज हम इस वीडियो में ये बताएंगे, और वुमेन के अंदर इसका कंटेंट क्यों ज़्यादा होता है। हम बात करते हैं इसके कॉजेज़ के, तो इसके कॉजेज़ ये हैं कि बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का कंटेंट होता है उसमें चेंजेस आ रही होती हैं। बॉडी जो है वो एक्सहेल नहीं कर पा रही है, उसने ऑक्सीजन तो इनहेल कर ली है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड इन रिटर्न बाहर आनी थी वो बाहर नहीं आ रही है, जस्ट बिकॉज कि कोई भी इन्फेक्शन है या बॉडी की जो अंदर चेस्ट है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया है, जिसकी वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर नहीं आ पा रही है। तो हमारे पास हम देखते हैं कि हमारे पास हाइपर कैप्निया हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और ब्रीदिंग में मसला होना शुरू हो जाता है। ब्रीदिंग में मसला होने की वजह से हमारे पास सर्कुलेशन इफेक्ट हो जाती है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम इफेक्ट हो जाती हैं, बॉडी के पीएच चेंज हो जाता है, बॉडी के टेम्परेचर में वेरिएशंस आना शुरू हो जाती हैं, मसल टोन इंक्रीज या डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, पेशेंट को पेन बहुत ज़्यादा होती है, और चूँकि सांस उसका बाहर नहीं आ रहा तो उसके जो चेस्ट के अराउंड जितने भी हमारे पास हड्डियाँ वगैरह होती हैं वो खिंचना शुरू हो जाती हैं, उसके जो मसल्स हैं वो स्पाज्म की तरह चला होना शुरू हो जाते हैं, और पेशेंट को पेन, एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसा सामना करना पड़ता है जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रीदिंग प्रॉब्लम। क्लिनिकली अगर हम प्रेजेंटेशन की बात करें, पेशेंट कैसे प्रेजेंट हो रहा है, क्या क्या सिम्टम्स वो लेकर आता है, तो पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं वो वेरी करते हैं। क्या वो एक इंडिविजुअल है, या मतलब इंडिविजुअल टू वेरी करता है, क्या वो एक एडल्ट है, वो यंग है, या बहुत ज़्यादा ओल्ड पेशेंट है जिसके अंदर हमारे पास डिसफंक्शनल ब्रीदिंग आ रही है। तो कोई लोग जो होते हैं उनके अंदर हम देखते हैं बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी का लेवल होता है, और कुछ हम देखते हैं जिनके अंदर इस सांस के मसले की वजह से जो मस्कुलर स्केलेटन उनकी प्रॉब्लम्स है वो बढ़ जाती हैं, उनके हड्डियों जोड़ों में जो है वो मसला शुरू हो जाता है। तो क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, वो उनमें हमारे पास आ जाती है एंग्शियस फीलिंग होना शुरू हो जाती है। एंग्शियसनेस के साथ हमारे पास पेशेंट जो है उसको रात में सोने में मसला आ रहा होता है, पेशेंट टायर्ड फील करता है, कोई काम ना भी करे तो पेशेंट को बहुत थकन फील होती है, उसके जोड़ों में, टांगों में, बाजुओं में बहुत ज़्यादा पेन होती है, उसकी नेक बहुत ज़्यादा पेन करती है जस्ट बिकॉज ऑफ एयर प्रॉब्लम। उसके एयर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है, उसके जो मसल्स या टेंडन्स होते हैं वो टाइट होना शुरू हो जाते हैं, और पेशेंट जो है उसका जो दिल है वो किसी काम पे नहीं लगता, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास इसका सिम्टम आ जाता है वो चेस्ट पेन आ जाती है, क्योंकि हमारे पास जो भी थॉरैक्स का ही एरिया है जहाँ से, और लंग्स वगैरह हैं जहाँ से जो हमारी एयर ने उसने अंदर भी जाना है और बाहर भी जाना है, तो जो ज़्यादा पेन होती है वो चेस्ट एरिया में होती है जस्ट बिकॉज ऑफ डिसफंक्शनल ब्रीदिंग। हमारे पास डिसफंक्शनल ब्रीदिंग है वो बैक पेन के साथ भी एसोसिएट हो सकती है। हमने ऐसे देखे होते हैं बहुत सारे लोग जो अक्सर जब खांसी करते हैं या उनकी सांस में अगर मसला आ रहा होता है तो उनको कमर में बहुत ज़्यादा पेन होती है। तो कमर में जो ज़्यादातर दर्द होती है या उनकी जो गर्दन में नेक पेन होती है और बैक पेन का जो इशू है वो इस डिसफंक्शन ब्रीदिंग में आ जाता है,
और अगर कोई अपर एक्सट्रीमिटी में मसला है तो उसकी वजह से भी हमारी चेस्ट पेन करेगी और हमारी बैक पेन करेगी। और अगर लोअर एक्सट्रीमिटी में मसला है तो हमारी जो बैक है, जो कि लोअर बैक है, उधर बहुत ज़्यादा पेन होती है, जस्ट बिकॉज के ब्रीदिंग का जो पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो गया है और हमारा हार्ट जो है वो सही से वर्क नहीं कर रहा। तो ब्रीदिंग का जो पैटर्न है वो नॉर्मल रहना चाहिए। क्या चीज़ें जो हमारे पास हाइपरवेंटिलेशन कॉज करती हैं, सांस को बहुत बढ़ा देती हैं, सांस में मसला करती हैं, तो एस्थमा हमारे पास एक आगे कोई क्रॉनिक पेन है या कोई भी हार्मोनल चेंजेस हैं बॉडी के अंदर, क्योंकि हमारे पास जब भी डिसफंक्शनल ब्रीदिंग होती है, सांस में मसला आता है, तो हमारे पास वुमेन में प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम देखने को मिलता है। तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हमारे पास रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो है वो कॉज हो सकता है। पेशेंट की ब्रीदिंग पैटर्न को असेस करने के लिए उसके लिए कुछ असेसमेंट्स होती हैं और वो सबसे पहले हमारे पास आ जाती हैं कि पेशेंट को हम कहते हैं कि वो सुपाइन लाइन में लेट जाए, बिल्कुल सीधा लेट जाए, उसके पेट में या उसकी चेस्ट में हाथ प्लेस करते हैं और पेशेंट को कहते हैं कि नॉर्मली इनहेल करे, जितनी एयर वो इनहेल कर सकता है, अंदर लेके जा सकता है, वो करे, लेकिन जब एयर उसने बाहर करनी है तो वो फोर्सफुली करे और जितनी एयर हो सकती है वो बाहर निकाले। और फिर हम हाथों की मूवमेंट देखते हैं कि उसकी इस मूवमेंट की वजह से हैंड जो है वो कितना रेज हो रहा है और कितना लोअर है। सेकेंडली, हम जो टेस्ट परफॉर्म करवाते हैं वो प्रोन लाइन में करवाते हैं, पेशेंट को उल्टा लटा दिया जाता है और पेशेंट को कहते हैं कि नॉर्मली ब्रीथ करे। जब वो नॉर्मली ब्रीदिंग करता है तो हम उसकी स्पाइन की जो उसकी बैक है उसकी मूवमेंट देखते हैं। अगर तो पेशेंट के जो बैक के सेगमेंट्स हैं, बीच बीच में से कुछ जो सेगमेंट्स हैं वो रेज हो रहे हैं, ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि सांस के मसले की वजह से उसकी जो थोरैसिक स्पाइन है उसमें रिस्ट्रिक्शन आ रही है, क्योंकि उसका जो बैक है, तो हमारी जो बैक है वो 5 रीजन से मिलकर बनी होती है, तो उसका जो थोरैसिक रीजन है, जो कि उसका अपर रीजन है, उसमें मसला आ रहा है। इसके अलावा हम पेशेंट को मैनुअल टेस्टिंग करवाते हैं, मैनुअली उसके सांस का टेस्ट किया जाता है और जो हमारे पास लास्ट टेस्ट आ जाता है वो ये होता है कि पेशेंट को कहते हैं कि अपने जब आपने सांस को एक्सहेल करना है, जब आपने उसको बाहर निकालना है, तो आपने अपने सांस को रोक लेना है। सांस रोकने के बाद जो नॉर्मली हमारे पास होल्डिंग टाइम होता है वो 25 से 30 सेकंड होता है, लेकिन अगर पेशेंट 15 से बहुत कम सेकंड होल्ड कर रहा है, इसका मतलब यह है कि पेशेंट का जो पैटर्न है सांस का वो डिस्टर्ब है। सांस के मसले की वजह से पेशेंट के मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में भी मसला आता है, तो उसको हम असेस करने के लिए पेशेंट की रिब्स को ऑब्जर्व करते हैं, उनको देखते हैं कि कौन कौन से रिब्स जो हैं वो एलिवेटेड हैं और कौन कौन से रिब्स जो हैं वो डिप्रेस्ड हैं। इसके अलावा हम मसल्स को देखते हैं कि कौन कौन से मसल है उसकी लेंथ जो है वो कितनी हो गई है इस मसले की वजह से। और वो लोग जिनको ब्रीदिंग होल्ड करने में बहुत ज़्यादा मसला आ रहा होता है, उनमें वजह ये होती है कि उनके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट है वो टॉलरेट नहीं हो पा रहा, मीन जो पेशेंट है वो उसको बहुत लो अमाउंट में टॉलरेट कर रहा है। तो हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं? अपना एक प्लान रखें कि 30 से 40 मिनट्स तक आप लोग नॉर्मली अपनी इनहेलिंग और एक्सहेलिंग करेंगे। डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती हैं इसको ट्रीट करने के लिए। अगर हमारे पास अपर एक्सट्रीमिटीज़ में मसला है तो हम अपर एक्सट्रीमिटी को ट्रीट करते हैं, उसमें एक्सरसाइज परफॉर्म करवाते हैं। अगर हमारे पास मसला जो है वो लोअर बैक में है और उसकी वजह से हमारे पास सांस में मसला आ रहा है, तो हम उस लोअर बैक के लिए कुछ एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवाते हैं। लेकिन जो असेसमेंट्स हैं उनको ठीक करने के लिए जो नॉर्मली हमारे पास एक्सरसाइज आ जाती है वो जस्ट नॉर्मल इनहेल और एक्सहेल होता है। नॉर्मली हम इनहेल करें एयर और उसके बाद हम नॉर्मली उसको एक्सहेल कर दें। यही हमारे पास बेस्ट तरीका होता है कि हम अपने जो ब्रीदिंग है उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, उसको कैसे नॉर्मल रख सकते हैं। थैंक यू।